दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। नमस्कार, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई है। इससे पहले लास्ट ईयर मुझे आईपीएस हरियाणा कैडर आवंटित हुआ था। इस वर्ष और लास्ट ईयर मेरे हिंदी मीडियम में जीएस पेपर 2 है, उसके अंतर्गत काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। लास्ट ईयर 106 मार्क्स थे और इस बार मुझे 118 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो मैं जीएस पेपर 2 में आप कैसे बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में मेरी क्या रणनीति रही थी, इसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। जीएस पेपर 2 एक स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर बेस्ड पेपर है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में पहला पॉलिटी से के क्वेश्चन रहते हैं, सेकंड इसमें गवर्नेंस के क्वेश्चन रहते हैं, थर्ड इसमें सोशल जस्टिस के क्वेश्चन रहते हैं और फोर्थ इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। मेन चीज़ इसमें ये होती है कि यूपीएससी ने जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के आप अपने खुद के नोट्स हो या फिर आपने कहीं पे कोचिंग की गई है तो उस कोचिंग के आपके पास उसके बेसिक नोट्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, सोशल जस्टिस हो और इंटरनेशनल रिलेशन हो। पॉलिटी के क्वेश्चनों के अंतर्गत आपके खुद के नोट्स है, उन नोट्सों को आपको किस तरीके से उसमें और अधिक वैल्यू एडिशन करना है वो इसमें काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रहता है। वैल्यू एडिशंस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल्स है, अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई है, अलग अलग कमीशंस है, अगर कोई उस संबंध में रिपोर्ट्स आई है, इन सारी चीज़ों का अगर हम आंसर में उपयोग करते हैं तो हमारे आंसर है उसका वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छे से हो सकता है। इन सारी चीज़ों को और आप कैसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसके लिए आप डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स है, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं यूपीएससी ने अपनी जो पॉलिटी में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है और उस सिलेबस में मैंने पहले से ये सारी चीज़ में डिसाइड करके गया था कि कौन सी इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें मुझे ये सारी चीज़ डेफिनेटली लिखनी ही है। जैसे संघ और राज्य के कार्य और उत्तरदायित्व, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे फेडरलिज्म से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें दिया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो हमारे आर्टिकल 1 का यहाँ पर जिक्र करना है। उसके अलावा संघवाद जो फेडरलिज्म है उसके लिए पूंछी आयोग बना है, सरकारी आयोग बना है और सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में जो जजमेंट है जिसमें उसको संघवाद को बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है उसको भी यहाँ पे मैंने लिखना है। ये सारी चीज़ मैं पहले से तैयार करके गया था। और इसके अलावा संघवाद के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं, चाहे वो राज्यों के बीच में हो, केंद्रीय राज्यों के बीच में हो, या फिर पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, या फिर जो सोशल प्रॉब्लम रही हो, या राज्यों की जो जनसंख्या के आधार पर कुछ संघवाद के रिलेटेड इश्यू रहा हो, तो ये कुछ ऐसे इश्यू जो प्रीवियस इश्यू रहे हैं और कुछ ऐसे इश्यू जो अभी करंट के टॉपिक्स रहे हैं। जैसे जीएसटी से रिलेटेड इश्यू था, आर्टिकल 131 से रिलेटेड इश्यू था। उसके अलावा कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को जो फाइनेंशियल कमीशन था उसके संबंध में भी शिकायत थी। तो ये सारी चीज़ पहले से आप तैयार करके जाओ कि अगर संघवाद का क्वेश्चन अगर आएगा तो उनमें हमको ये सारे पॉइंटों को इंक्लूड करना है। उसके अलावा कंक्लूजन्स है, तो कंक्लूजन्स में आप इस टाइप की थीम्स रख सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो हमारा सरकारी पूंछी आयोग बना था उसने ये टर्म को दिया था। और उसके साथ ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, न्यू इंडिया, इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड टर्म है, उन स्टैंडर्ड टर्मों का हम कंक्लूजन में उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें कुछ हमारे जो आर्टिकल्स है, जैसे शक्तियों का पृथक्करण, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये सिलेबस में एक टर्म से डिफाइन की हुई है। तो इस टर्म को हम कैसे अच्छे से आंसर में और किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले संविधान के कौन से आर्टिकल में शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में चर्चा की गई है तो उससे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंडिया की शक्तियों का पृथक्करण कैसे होगा कि इंडिया के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों से अलग है, लेकिन यूएसए के अंतर्गत जो न्यायपालिका
कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों अलग अलग है। तो इस तरीके से हम एक छोटा डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में कहाँ पे तीनों के बीच में ओवरलैप होता है, तीनों के बीच में क्या क्या कॉमन है, इसके संबंध में भी हम चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे संसद और राज्य विधानमंडल से उनकी शक्तियाँ है, इन सब की चीज़ भी हम संसद के वर्तमान में कौन कौन से रिसेंट एग्जाम्पल्स रहे हैं, संसद को और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, उसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन में जो यूके का मॉडल्स है, उस मॉडल्स को मैंने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिखा था कि यूके में जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो उसके बाद जो पार्टी होती है उस पार्टी से वो इस्तीफा दे सकता है। तो इस टाइप की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उन बेस्ट प्रैक्टिस का आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप जो कार्यपालिका के संबंध में जैसे यूके की एक शैडो कैबिनेट है, उसका भी आप अपने आंसर में अच्छे से उपयोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ ऐसी है कि अगर हमने पहले से ही तैयार की हुई है तो इनको हम आंसर में अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में जैसे प्रेशर ग्रुप्स है, सिविल सोसाइटी है, फॉर्मल्स इनफॉर्मल्स ग्रुप्स है, और उसके अलावा एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और कुछ जो बॉडीज़ है उन ये सारी चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन सिविल सोसाइटी का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का या फिर एनजीओ का आता है तो इसके संबंध में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का हमें उपयोग करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप का आया था तो उसमें मैंने लिखा था कि विश्व बैंक के अनुसार 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो लोगों के सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए काम करता हो, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन का उपयोग करते हो तो उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ ही इनमें जो एग्जाम्पल्स है उनका उपयोग हमें करना चाहिए। जैसे एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप है, तो अलग अलग टाइप के प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं। कुछ किसानों के रिलेटेड प्रेशर ग्रुप है, कुछ उद्योग से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप है, कुछ राजनीति से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप है, या फिर कुछ जो जातीय आधार पर प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं। तो अगर हम प्रेशर ग्रुप के साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर लिखते हैं तो हमारे जो आंसर है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप का आया था तो उसमें मैंने 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम लिखे थे। जैसे लिज्जत पापड़ है, निर्भया बहानी है, कुदुम श्री है, जीविका है, सेवा है और आजीविका है, गुलाबी गैंग है। तो ये सारे लिज्जत पापड़ है। तो ये सब प्रेशर ग्रुप के मैं नाम लिखने के बाद अगर कोई एक पर्सन कैंडिडेट ऐसा है कि जो प्रेशर ग्रुप के नाम नहीं लिखने के बिना सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है और एक मैं अपने आंसर की ऑथेंटिसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इस टाइप के एग्जाम्पल्स का उपयोग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली फिर वो मुझे या फिर इस टाइप का जो आंसर लिखता है उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ ही कुछ बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार की जो माइक्रो फाइनेंस है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड वो काफ़ी अधिक पॉपुलर है, जिसमें मोहम्मद हुसैन। तो इन सारी चीज़ों का हम जब अपने आंसर के अंतर्गत करेंगे तो उसका डेफिनेटली काफ़ी अधिक फायदा होता है। गवर्नेंस में एक टॉपिक आता है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे इसके फायदे के बारे में पूछा हो या फिर वर्तमान में इसका क्या पोटेंशियल है या फिर चुनौती है, इन सब के बारे में। तो ई गवर्नेंस की हम डेफिनेशन खुद की लिखने की बजाय भारत सरकार की या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे विश्व बैंक ने इसमें क्या डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन को लिखे, एक छोटा सा डायग्राम बना दे कि कैसे ई गवर्नेंस हमारी चीज़ें है उनको और आसान कर रहा है और ई गवर्नेंस के संबंध में सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव अभी लिए जा रहे हैं, क्या क्या उसमें चुनौती आ रही है। उन चुनौतियों को हम किसी रिपोर्ट के माध्यम से या फिर कोई फैक्ट या डेटा के माध्यम से उनको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करें। और इसके साथ कुछ राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस है उन सबको भी हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे राजस्थान सरकार का एक एसएसओ पोर्टल्स है, जन सूचना पोर्टल्स है। ये सारे पोर्टल्स ऐसे हैं कि वो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्यों ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। तो राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिस और उनके जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनको हम जो गवर्नेंस के क्वेश्चन हैं उनमें उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो थर्ड टॉपिक है इसमें जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस
और जो सोसाइटी है उसमें जो काफ़ी सारी चीज़ है वो ओवरलैप होती है, लेकिन कुछ जैसे इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कमज़ोर वर्गों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजना है, तो इसमें जनरली जो पुरानी स्कीम्स हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाता है। जो वर्तमान की जो करंट स्कीम्स है सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उनके संबंध में ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आता है गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। तो गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन गरीबी का है तो इसमें हम जैसे तेंदुलकर कमेटी थी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा एक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो उन सब का भी यहाँ पे हमें जिक्र करना चाहिए। उसके अलावा सरकार ने इसके लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, गरीबी में हम आज़ादी के टाइम में हमारे यहाँ पे कितनी गरीबी थी, वर्तमान में कितनी गरीबी है। यूएनडीपी ने कुछ डेटा रिलीज किया है कि 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाल दिया है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ जो हमारे एसडीजी गोल्स है, जैसे एसडीजी 1, एसडीजी 2, ये गरीबी और भूख से संबंधित है, तो इन सब का भी यहाँ पे हमें उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर इस टाइप की चीज़ों अब ये सारी चीज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने पहले से ये तैयार कर लिया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मुझे इस एसडीजी को लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे इस रिपोर्ट्स को, इस कमेटी को, इस डाटा को इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से तैयार है, तो आपको एग्जाम में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है और आप वहाँ पर सीधा उसको उपयोग कर सकते हो। इसमें कुछ जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सारे चीज़ जो हमारे सोशल जस्टिस है उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी आप यही कर सकते हो कि शिक्षा के लिए, और जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं, वर्तमान में हमने जो एजुकेशन में हम कितना % ऑफ जीडीपी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे देश जैसे इजराइल है, यूएसए है, चीन है, इसमें कितना % इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम ग्राफ के माध्यम से शो कर सकते हैं डायग्राम्स में। ऐसे ही हमारी जो न्यू हेल्थ पॉलिसीज है, कोरोना के बाद हमने हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किए गए, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट से है, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो लाइफ कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे वन अर्थ का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ये सारी चीज़ों को हमें आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जीएस पेपर 2 का जो लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से फिक्स है कि 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9वां 10वां और 19वां 20वां, ये क्वेश्चन लगभग फिक्स है। बट इंटरनेशनल रिलेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने कोई बेसिक बुक पढ़ने की बजाय जो करंट अफेयर की जो एक मैगजीन्स थी उस मैगजीन्स के माध्यम से मैंने कौन कौन से टॉपिक्स वर्तमान में इश्यू में है उन टॉपिकों को अच्छे से तैयार किया था। इसमें जैसे भारत और उसके पड़ोस है, तो पड़ोस में हमने एक एक पड़ोस देश के संबंध में हमारे क्या चैलेंजेस है, सरकार के द्वारा क्या स्कीम्स चलाई जा रही है, हमारी उसके अंतर्गत क्या पॉलिसी रही है। जैसे अगर कोई पड़ोस का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हमें नेबरहुड फर्स्ट है, पंचशील सिद्धांत है, तो ये सारी चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा सरकार के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है उन ग्रांटों का भी हमें उपयोग करना चाहिए। दूसरा, इसमें अलग अलग जो ग्रुप्स है उन ग्रुप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चनों की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो द्विपक्षीय फिर बहुपक्षीय समूह है, इनके संबंध में यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है। जैसे एक बार यूपीएससी ने क्वाड का क्वेश्चन पूछा, उसके अगले साल यूपीएससी ने ऑकस का क्वेश्चन पूछा, और इस बार यूपीएससी ने I2U2 का क्वेश्चन पूछा। तो जनरली हम देखेंगे कि 3-4 साल और एक SCO का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि यूपीएससी ने जो नए नए समूह बनते हैं उनके ऊपर जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो हम भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन है उनके ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में WTO है, G20 है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो ये सारी चीज़ ऐसी है कि अभी वर्तमान में इश्यू में है, तो इस बार अगर हम एग्ज़ाम देने जाए तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे कुछ द्विपक्षीय और जो बहुपक्षीय समूह है, उन बहुपक्षीय समूह में कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है, उन स्टैंडर्ड टर्म का हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे जो भारत की रणनीति से संबंधित रहे हैं, जैसे हमारी स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जो यूएसए जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति के लिए हमने जैसे सागर्स पॉलिसी है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, नेबरहुड फर्स्ट है, लुक ईस्ट है,
थिंक बेस्ट है। तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड टर्म है, उन स्टैंडर्ड टर्मों का हमें उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से जो जीएस पेपर 2 की रणनीति मेरी ये रही थी और इसके माध्यम से मैं अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाया था। तो आप भी इस तरीके से कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके संबंध में जो भी मेरे नोट्स रहे हैं, उन सारे नोट्सों को मैंने अपना खुद का जो टेलीग्राम चैनल है गगन सिंह मीना AIR 120, जिसके लगभग 20,000 के लगभग सब्सक्राइबर है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैंने अपने जितना भी मटेरियल्स है जो मैंने बनाया था उसको मैंने अपलोड किया हुआ है और अपनी रणनीति भी वहाँ पर मैंने साझा की हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर DKT।